कभी सोचा है कि कैसे कंपनियां ग्रीन होने जैसे कल्चरल ट्रेंड को पकड़ती हैं और उसे एक कामयाब अरबों डॉलर के प्रोडक्ट में बदल देती हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि वो इन बड़े मौकों को कैसे पहचानती हैं, डेटा को कैसे समझती हैं और भविष्य के बारे में कैसे अंदाजा लगाती हैं। चलिए एक बड़े ही दिलचस्प किस्से से शुरू करते हैं। साल था 2008। क्लोरॉक्स, एक ऐसी कंपनी जिसे हम सब उसके बहुत ही पावरफुल ब्लीच के लिए जानते हैं, ने ग्रीनवर्क्स नाम से एक नेचुरल क्लीनिंग लाइन लॉन्च की। और जानते हैं क्या हुआ? वो जबरदस्त हिट हुई। तो सवाल यह है कि भाई एक ब्लीच बनाने वाली कंपनी ने ये कमाल कैसे कर दिखाया? देखिए, ये सिर्फ किस्मत की बात तो नहीं थी। असल में ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं थी। क्लोरॉक्स ने एक बहुत बड़ी तस्वीर देखी थी। समाज में, लोगों की सोच में पर्यावरण को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। ये ग्रीन मार्केटिंग क्रांति की शुरुआत थी। चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2008 तक एक गैलप पोल से पता चला कि 40% अमेरिकी ये मानते थे कि ग्लोबल वार्मिंग उनके जीवन काल में एक बहुत बड़ा खतरा है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ 10 साल पहले ये नंबर सिर्फ 25% था। मतलब ये एक बहुत बड़ी छलांग थी जो दिखा रही थी कि लोगों की चिंता कितनी तेजी से बढ़ रही थी। और लोग सिर्फ चिंतित नहीं थे, वो कुछ करने के लिए तैयार भी दिख रहे थे। एक सर्वे में तो कमाल ही हो गया। 94% लोगों ने कहा कि वो पर्यावरण के लिए अपनी आदतें बदलने को तैयार हैं। पहली नजर में तो ये किसी भी मार्केटर के लिए एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जहां एक तरफ 94% लोग बदलने को तैयार थे, वहीं असल में सिर्फ 26% लोग ही बाजार में जाकर सक्रिय रूप से ग्रीन प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे थे। और यही कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लोग जो कहते हैं और जो वो असल में करते हैं, उसके बीच का ये बड़ा फासला। तो कंपनियों को ये बात समझ आ गई कि ग्रीन कंज्यूमर कोई एक ग्रुप नहीं है। मतलब आप सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। उन्हें इस बाजार को और गहराई से समझने की जरूरत थी। उसे अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखने की जरूरत थी। रिसर्च ने बाजार को कई अलग अलग हिस्सों में बांटा, जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। अब देखिए, एक तरफ हैं जेन्युइन ग्रीन्स जो पर्यावरण के पक्के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ है मीन ग्रीन्स जो इस पूरी सोच के ही सख्त खिलाफ हैं। और सबसे बड़ा ग्रुप वो है बिजनेस फर्स्ट ग्रीन्स जो 23% हैं। ये दिखाता है कि मार्केट कितना मिला-जुला और कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए 3 मेन ग्रुप्स को देखते हैं। जेन्युइन ग्रीन्स 15%, वो हैं जो सच में इसकी परवाह करते हैं। फिर आते हैं गो विद द फ्लो ग्रीन्स 17%, जो रिसाइकलिंग जैसे आसान काम तो कर लेंगे पर ज्यादा सिरदर्दी नहीं पालेंगे। और फिर हैं मीन ग्रीन्स 13%, जो इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर देते हैं। अब एक कंपनी को सोचना होता है कि वो इनमें से किसे अपना बनाना चाहती है। तो ठीक है, ट्रेंड असली है, ये पक्का हो गया। एक संभावित कस्टमर ग्रुप की भी पहचान हो गई। लेकिन अब आगे क्या? किसी जानकारी को दुकान की शेल्फ पे रखे एक असली प्रोडक्ट में बदलने का बिजनेस प्रोसेस आखिर होता क्या है? अगला कदम एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे संभावित ग्राहकों की छटाई की जाती है। देखिए, आप हर किसी को अपना सामान नहीं बेच सकते। आपको अपने कस्टमर बेस को ठीक से पहचानना और उसे छोटा करना होता है। ये प्रोसेस आप कह सकते हैं एक फनल की तरह काम करता है। आप सबसे ऊपर पोटेंशियल मार्केट से शुरू करते हैं, मतलब हर वो इंसान जिससे दिलचस्पी हो सकती है। फिर आप उसे छोटा करके अवेलेबल मार्केट पर आते हैं, यानी वो लोग जिनके पास दिलचस्पी भी है, पैसा भी है और प्रोडक्ट तक पहुंच भी है। इसके बाद कंपनी अपना टारगेट मार्केट चुनती है और सबसे आखिर में आते हैं पेनिट्रेटेड मार्केट। ये वो लोग हैं जो असल में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। हर स्टेप पर यह ग्रुप छोटा और ज्यादा फोकस्ड होता जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इस आइडिया को नंबरों में बदलना। बिजनेस को यह देखना होता है कि यह मौका असल में कितना बड़ा है। क्या इसमें पैसा लगाना फायदे का सौदा होगा? इसी को कहते हैं डिमांड मेजरमेंट, यानी मांग को मापना। और यह काम मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में हो सकता है। मार्केटर्स डिमांड को 90 अलग अलग तरीकों से देख परख सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग शहर या देश और अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। ये एक तरह से एक 3D पहेली को सुलझाने जैसा है जिसमें सही मौका ढूंढना होता है। वो सबसे बड़ा नंबर जिसे वो समझना चाहते हैं वो है टोटल मार्केट पोटेंशियल। इसका सीधा सा मतलब है एक तय समय में उस पूरी इंडस्ट्री की सारी कंपनियां मिलकर ज्यादा से ज्यादा कितनी बिक्री कर सकती हैं। ये असल में पूरे बाजार का साइज है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, इसका फॉर्मूला सुनने में सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप संभावित खरीदारों की संख्या को गुणा करते हैं हर खरीदार द्वारा खरीदी जाने वाली औसत मात्रा से और फिर उससे गुणा करते हैं कीमत से। बस इससे आपको बाजार की कुल कीमत का एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि आज बाजार कितना बड़ा है। असली खेल तो भविष्य का अंदाजा लगाने का है।
कंपनियों को ये अनुमान लगाना होता है कि भविष्य में बिक्री कितनी होगी, ताकि वो प्रोडक्शन से लेकर हायरिंग तक हर चीज़ की सही प्लानिंग कर सकें। इसके लिए वो मोटे तौर पर 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला, वो सर्वे और एक्सपर्ट्स की राय से ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। दूसरा, वो छोटे पैमाने पर मार्केट टेस्ट करके देखते हैं कि लोग असल में क्या कर रहे हैं। और तीसरा, वो पुराने सेल्स डेटा का एनालिसिस करते हैं कि लोगों ने पहले क्या किया है। इन तीनों को मिलाकर ही सबसे सटीक तस्वीर सामने आती है। तो इस सबसे हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सफलता सिर्फ ग्रीन जैसे किसी ट्रेंड को पहचान लेने से नहीं मिलती। असली सफलता मिलती है उस ट्रेंड को बहुत ही कड़ाई से, व्यवस्थित तरीके से मापने और उसकी क्षमता का सही सही अंदाजा लगाने से। क्लोरॉक्स ने यही किया था और इसलिए वो कामयाब हुए। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमने देखा कि कंपनियों ने ग्रीन ट्रेंड को कैसे मापा और उसे एक सफल प्रोडक्ट में बदला। अब सवाल यह है कि वो अगला बड़ा कल्चरल बदलाव कौन सा है जिसे बिजनेस आज ठीक इसी तरह नंबरों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।